हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स में चैप्टर 1 को आगे कैरी करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं और नक्शे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इन दो पहलुओं पर, गैर लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक शासन पर। हमने आपको इस चैप्टर में दो किस्से सुनाए, चिले में लोकतंत्र और पोलैंड में लोकतंत्र। दोनों ही किस्सों में आपको कुछ सिचुएशन में बताया था, वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें थीं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें किस तरह से काम कर रही थीं, ये हमने आपको समझाया और बताया था। फिर आपको जब वहां लोकतंत्र की बहाली हो गई थी तो उन लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में भी आपको बताया था। दोनों ही पहलू मैंने आपको उन दोनों किस्सों में दिखाया था। आपने अपना बुक स्टडी भी किया होगा तो उसमें भी आपने इस चीज को पाया होगा। तो जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें थी, हालांकि कई मायनों में उनमें भिन्नता थी। जहां चिले में जो गैर लोकतांत्रिक सरकार थी वो सैनिक शासन थे, सैनिक तानाशाही थी, जबकि पोलैंड में जो सरकार थी, गैर लोकतांत्रिक सरकार थी, वो एक पार्टी की सरकार थी, एक साम्यवादी पार्टी की सरकार थी। ये अंतर तो थे, सरकार चलाने के ढंग में अंतर थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों में समान थी। वो ये कि ऐसे देशों में जनता को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। ना तो जनता अपने सरकार का चुनाव कर सकती है। जो शासक होते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकारों में, वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते, वो अपने आप को शासक घोषित कर देते हैं। जोर जबरदस्ती से वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। वो जनता के ऊपर जबरदस्ती शासन करते हैं। जनता उनके खौफ से, उनके डर से शासित होती है। यानी कि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई नहीं होती। सरकार बनाने में, ना तो राजनीतिक पार्टी बनाने में, न सरकार का गठन करने में, न सरकार के सदस्यों का चुनाव करने में, न सरकार के अधिकारियों का चुनाव करने में, कहीं भी किसी भी तरह से जनता को कोई अधिकार ही नहीं होता है। दूसरी चीज, जनता को यह भी अधिकार नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। सरकार अगर कुछ गलत करती है, जनता के अहित में करती है, देश के अहित में करती है, मानव कल्याण के विरोध में काम करती है, जितने भी मानवाधिकार है सबका सरकार हनन करती है, सरकार घोटाले पे घोटाले करती है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करती है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं करे, सरकार हत्यारी क्यों नहीं बन जाए, हत्याओं पर हत्याएं क्यों न करे या कराए, किसी भी सूरत में जनता सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, एक शब्द नहीं बोल सकते, वो कोई संगठन नहीं बना सकती, जनता कोई संघ नहीं बना सकती है, हड़ताल नहीं कर सकती, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती, जुलूस नहीं निकाल सकते, मौखिक या लिखित किसी भी रूप में वो अपनी भावनाओं को जनता व्यक्त नहीं कर सकती, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है। ऐसे देशों में प्रेस पर सेंसरशिप लगा होता है, प्रेस को भी आजादी नहीं होती है। प्रेस वही लिखेगा, वही छापेगा, या रेडियो के माध्यम से वही बोलेगा जो सरकार
चाहेगी। टीवी युग में टीवी पे न्यूज़ में भी वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहेगी। सरकार की मर्जी के खिलाफ रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंटरनेट के युग में इंटरनेट, कहीं भी किसी भी मीडियम से कोई मौखिक या लिखित या अन्य किसी भी माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यह सिचुएशन होती है गैर लोकतांत्रिक सरकारों में। अब देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या है। उसका ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, जो गैर लोकतांत्रिक सरकारों हमने देखा उसमें ठीक उल्टा। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की लोकतांत्रिक सरकारें होती है, उनमें भिन्नता होती है, अंतर होते हैं। जो दो किस्से हमने पढ़े थे चिले और पोलैंड के, उनमें भिन्नता थी। दोनों में जो लोकतांत्रिक सरकारें कायम हुई थी उनमें भिन्नता थी, उसके बावजूद भी कुछ बातें कॉमन थी। तो सभी लोकतांत्रिक सरकारों में कुछ बातें कॉमन होती हैं। वो कॉमन सी बातें जो सभी में एक समान होती है, बातें कौन सी हैं? सबसे पहली जो बात होती है कि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई होती है। सरकार चुनने का पूरा अधिकार, सरकार बनाने का पूरा अधिकार और सरकार गिराने का भी पूरा अधिकार जनता के पास होता है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकारों में, लोकतांत्रिक देशों में जनता को अधिकार होता है, वो अपना राजनीतिक दल बना सकती है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है और उसके द्वारा बनाए गए राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। बाकी जो जनता उन राजनीतिक दलों में शामिल नहीं है उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संसद में पहुंचते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिस दल को बहुमत होता है, अधिक प्रतिनिधि जिस दल से चुन करके आते हैं वो दल सरकार बनाती है। यानी कि जनता के प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं और जो दल बहुमत में नहीं होती वो विपक्ष में बैठती है, यानी कि उसमें भी जनता के प्रतिनिधि ही होते हैं। यानी कि सरकार में भी जनता के प्रतिनिधि, सरकार के विपक्ष में भी बैठी हुई जो राजनीतिक पार्टी है उसमें भी जनता के प्रतिनिधि, यानी कि सरकार में तो जनता दोनों रूप से खड़ी है, सरकार के पक्ष में भी और सरकार के विपक्ष में भी, सरकार को नियंत्रित करने के लिए। और एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो फिर से उसके खिलाफ वोट डाल करके किसी और राजनीतिक पार्टी को बहुमत देकर के उसकी सरकार बनाने और पहली वाली पार्टी की सरकार को गिराने का अधिकार भी जनता के हाथ में है, क्योंकि हर एक नियमित अंतराल के बाद जनता के पास तो वोट मांगने जाना है। यानी कि जनता को सरकार बनाने और सरकार गिराने दोनों का अधिकार है और हर दिन सरकारी कामकाजों पर अंकुश लगाने का, सरकार के ऊपर एक नजर रखने का काम भी जनता का ही है, क्योंकि विपक्ष में वहां पर जनता के प्रतिनिधि ही बैठे होते हैं। इसके अलावा जनता को कई तरह के संघ या संगठन बनाने की भी आजादी होती है और इस संघ और संगठन के माध्यम से भी जनता धरना, प्रदर्शन, जुलूस, इन सब के माध्यम से सरकार के कुछ कारनामों का विरोध करती है जो जनता को लगता है कि उसके हित में नहीं है, सरकार के जो कदम उसके हित में नहीं है उसके खिलाफ जनता धरना देती है, प्रदर्शन करती है, जुलूस निकालती है, हड़ताल करती है। ये सारे अधिकार जनता के पास होते हैं। जनता अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकती है, उसको मंच पर खड़े होकर के सरकार के खिलाफ भाषण देने का अधिकार है, उसको न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, इन सभी सोशल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सभी के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का अधिकार है।
उसको जो महसूस होता है, उसको महसूस होता है कि सरकार अच्छा कर रही है तो अच्छा बोलती, अच्छा पढ़ लिखती है, अच्छा बताती है। उसको लगता है कि सरकार का कोई कदम ठीक नहीं है, जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, दुनिया के हित में नहीं है, मानव कल्याण के हित में नहीं है, तो स्पष्ट कहती है या लिखती है या बोलती है या दिखाती है। मीडिया के ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं होता, मीडिया को भी आजादी होती है, प्रेस को भी आजादी होती है, यानी कि हर तरह का अधिकार जनता के पास होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है कि जो जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार होती है। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द पीपल जनता की, फॉर द पीपल जनता के लिए, एंड बाय द पीपल जनता द्वारा। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मूल केंद्र में बैठी हुई कोई अगर चीज है तो वो है जनता। यानी कि जनता को किससे शासित होना है, उस शासक का चुनाव जनता खुद करती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार भी लोकतांत्रिक देशों में जनता को मिली हुई है। ये सारी बातें कॉमन होती है। तो यहां हमने देखे दोनों के विशेषताएं, गैर लोकतांत्रिक शासन की भी और लोकतांत्रिक शासन के भी। तो ये हमारा एक टॉपिक जो था लोकतंत्र की विशेषताएं, वो यहां कवर होती हैं। अब जो अगला है और नक्शे, यानी कि लोकतंत्र के नक्शे। हमारे पास लोकतंत्र के 3 नक्शे हैं। आपकी पुस्तक में दिए गए हैं लोकतंत्र के 3 नक्शे, कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये 3 नक्शे जरा ये गौर से देखिए। यहां पर ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये है 1900 और 1950 में लोकतांत्रिक सरकार का। इसमें आप देख रहे हैं 2 कलर से दिखाया गया। ये कलर जो है, इस कलर में, ये जो कलर यहां पर देख रहे हैं, इस कलर से जो प्रदर्शित देश हैं, ये वो हैं जहां 1900 और 1950 में लोकतांत्रिक सरकार थे। और यानी कि 1900 से ही लोकतांत्रिक सरकारें वहां पर थे। और इस कलर के जो आप देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का, ये रेड कलर था, एप्पल कलर जैसा है, और ये जो ऑरेंज कलर है, इस ऑरेंज कलर से उन देशों को दर्शाया गया है जहां पर 1900 में तो नहीं थी, लेकिन 1950 में लोकतांत्रिक सरकार वहां पर थी। ये पहला नक्शा है। इस पहले नक्शे में आप बड़े गौर से अगर देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया में 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, जिसमें से मुख्य रूप से जो आबादी बसी है वो 6 महादेशों में बसी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका में आबादी नहीं बसी है। यहां पर एंटार्क्टिका को छोड़कर के बाकी सारे के सारे 6 महादेश आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात है कि शुरुआती दौर में हमारे पास जो 1900 तक लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी थी, ये उत्तरी अमेरिकी महादेश के अधिकांश देशों में आ चुके थे और दक्षिणी अमेरिकी महादेश के भी कुछ देशों में लोकतांत्रिक सरकारें आ गई थी। और 1950 तक आते आते और अधिक देश दक्षिणी अमेरिकी महादेश के लोकतांत्रिक सरकारों में आ गए। यानी कि 1950 तक एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी अमेरिकी महादेश और दक्षिणी अमेरिकी महादेश के एक बड़े हिस्से पर बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो चुका था। बहुत कम ही देश हैं जहां कोई कलरिंग नहीं की हुई, आप देख रहे हैं, वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। यानी कि एक अंदाजा अगर लगाकर कहें तो मोर देन 80% जो हिस्से हैं, मोर देन 80%
उन हिस्सों में 1950 तक लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो चुका था, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महादेश में। लेकिन वहीं जब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महादेश की, अफ्रीका महादेश में 1950 तक इक्के दुक्के देशों में ही आपको लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही है, बाकी सभी जगह गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। यूरोप में भी बहुत कम देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, बाकी सभी में गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। एशिया में आइए तो एशिया में भारत जो है, ये हमारा जो देश है और इसके जो दो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और ये पाकिस्तान, बस यहीं पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, बाकी सभी जगह यहां पे गैर लोकतांत्रिक सरकारें ही हैं। 1950 तक ऑस्ट्रेलिया में भी लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी है। तो एक नक्शा ये है। फिर हम देखते हैं दूसरा नक्शा 1975 का। 1975 में आप जरा ध्यान से देखें, 1975 में ये दूसरा नक्शा है। इसमें जो भी ऑरेंज कलर के कलर से जो रंगे हुए इलाके हैं वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और बाकी जो नहीं रंगे गए हैं किसी भी रंग में वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इस नक्शे में हम देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिकी महादेश के बहुत बड़े हिस्से पर लोकतांत्रिक सरकार है ना, और कुछ हिस्से पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है। दक्षिणी अमेरिकी महादेश में हम देख रहे हैं कि कम हिस्से पर, बहुत ही कम हिस्से में लोकतांत्रिक सरकार है, बाकी सभी जगहों पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है। इसका अर्थ है कि यहां पर लोकतंत्र में उतार और चढ़ाव हुआ है। कई ऐसे जगह थे जहां पहले वाले नक्शे में मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, अब यहां पर वहां से लोकतांत्रिक सरकार गायब हो गई है। जरा दोनों नक्शों को मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ये पहला नक्शा देखिए, यहां पर है ना, ये देखिए, ये जो हिस्सा है यहां पर लोकतंत्र है। दक्षिणी अमेरिकी महादेश में यहां पर ऑरेंज कलर से यहां लोकतंत्र है। ये जो है एप्पल कलर, रेड कलर में, यहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। वही जगह अब आ जाइए दूसरे नक्शे में, तो यहां पर इस दूसरे नक्शे में ये देखिए, यहां पर ये सफेद हो गया, यानी कि इस इलाके में जहां पहले लोकतंत्र था वहां से लोकतंत्र गायब हो गया, यहां से भी लोकतंत्र गायब हो गया। उसी तरह देखिए इन देशों में, एशिया में अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही है यहां पर, लेकिन यहां जो बांग्लादेश और म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार थी वो लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई है। इधर जो कहीं भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, इधर कहीं कहीं आपको लोकतांत्रिक सरकारों का गठन दिख रहा है। यहां भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन दिख रहा है। यूरोप में इधर लोकतांत्रिक सरकार का विस्तार हुआ दिख रहा है, लेकिन अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार फिर से गायब दिख रहा है। जहां लोकतांत्रिक सरकार थी यहां पर, वहां से लोकतांत्रिक सरकार गायब होकर के यहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार हो गई है। यहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, यहां लोकतांत्रिक सरकार आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले भी लोकतांत्रिक थी, अभी भी लोकतांत्रिक सरकार है। इस नक्शे से यह साबित होता है कि 1950 से 1975 तक का जो दौर आया, उस दौर में इस दुनिया में बहुत उठापटक हुआ, यानी कि लोकतंत्र संघर्ष करता रहा, लोकतंत्र चुनौतियां झेलता रहा, लोकतंत्र अपनी लड़ाई लड़ता रहा। कई जगह पे लोकतंत्र हार गया और वहां से लोकतांत्रिक सरकारों को उठा करके फेंक दिया गया और वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन कर दिया गया, या तो वहां पर सैनिक शासक स्थापित कर दिया गया या फिर किसी एक राजनीतिक दल का शासन स्थापित कर दिया गया, या फिर वहां पर फिर से राजशाही आ गई। और जहां पहले लोकतंत्र नहीं था वहां लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहा और वहां लोकतंत्र की जीत हुई, वहां पर लोकतंत्र कायम हो गया। इस तरीके से लोकतंत्र यहां पर जूझता रहा, कहीं बना और कहीं से हटा। अब हम देखते हैं तीसरे नक्शे को। ये देखिए यहां पर, ये आपको तीसरा नक्शा अब दिखाई दे रहा होगा।
जब हम इस तीसरे नक्शे में देख रहे हैं, सन 2000 का नक्शा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिकी महादेश और दक्षिणी अमेरिकी महादेश में लोकतंत्र छा गया है। दक्षिणी अमेरिकी महादेश में बस यहां एक हिस्सा रह गया, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं है। और उत्तरी अमेरिकी महादेश में भी यहां पर एक और दो, ये दो छोटे छोटे हिस्से रह गए जहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। बाकी सभी जगहों पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया, यानी कि यूं कह सकते हैं कि लगभग मोर देन 95% हिस्से पर लोकतांत्रिक सरकारें सन 2000 तक उत्तरी अमेरिकी महादेश और दक्षिण अमेरिकी महादेश के देशों में स्थापित हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी लोकतांत्रिक सरकार बरकरार है। एशिया की अगर हम बात करें तो यहां पर भारत में लोकतांत्रिक सरकार बरकरार है, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार यहां दिख रही है, और पाकिस्तान से लोकतांत्रिक सरकार गायब हो चुकी है, यहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। इधर इन जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं तो वहां पर लोकतंत्र का विस्तार हो गया है, इधर भी लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। इधर भी आप देख रहे हैं कि पूरा ये लोकतंत्र का विस्तार हो चुका है। यहां पर सिर्फ चीन रह गया है जहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हुआ है। यूरोप में भी बहुत कम ऐसे देश रह गए हैं जहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बाकी सभी जगहों पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है। अब आकर के देखते हैं यहां पर अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में, तो यहां भी एक बहुत बड़े हिस्से पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका है ना। लेकिन अभी तक सन 2000 तक कहें कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारों का गठन नहीं हुआ है, वहां पर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन होना बाकी है। तो इन 3 नक्शों के जरिए हमने देखा कि लोकतंत्र किस तरह से अपनी यात्रा कर रहा है ना। लोकतंत्र आता है, स्थापित होता है, चुनौतियां झेलता है, संघर्ष करता है, लड़ाइयां झेलता है, जहां मजबूत है वहां बना रह जाता है, जहां कमजोर है वहां पर गैर लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं, वहां की चाहे मिलिट्री हो या कोई और तानाशाह हो या कोई राजा हो, वो उस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकते हैं और अपना गैर लोकतांत्रिक सरकार, चाहे वो राजशाही हो या सैनिक शासन हो या फिर एक पार्टी की सरकार हो, वो कायम करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष है वो रुकता नहीं है, वो संघर्ष जारी रहता है, वो लड़ाई जारी रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों का भरोसा ज्यादा है, लोगों का भरोसा ज्यादा है। और लोगों का भरोसा इसलिए लोकतंत्र में ज्यादा है क्योंकि उसमें लोगों को हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं। लोगों को सरकार में शामिल होने का अधिकार है, सरकार के लिए राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सरकार गिराने का अधिकार है, संघ संगठन बनाने का अधिकार है, और अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रेस को भी आजादी है। यानी कि जनता अपने ढंग से अपनी जिंदगी जी सकती है। बहुत सारे अधिकार होने के कारण जनता को सबसे ज्यादा पसंद अगर किसी तरह की कोई सरकार है तो वो है लोकतांत्रिक सरकार। इसीलिए जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है वहां पर संघर्ष है, और जहां है वहां भी संघर्ष है उस लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की, उस लोकतंत्र में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की, ताकि लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ हो जाए और अधिक मजबूत हो जाए और अधिक लोगों के पसंद की हो जाए, उनके लिए कारगर साबित हो। तो इस तरह से ये लोकतंत्र के 3 नक्शे हमने आपको दिखाए और कैसे लोकतंत्र में उतार चढ़ाव आया ये हमने आपको दिखाया। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण और फिर उपनिवेशवाद का अंत, यानी कि लोकतंत्र के विस्तार के कौन कौन से चरण हुए, कहां से लोकतंत्र का स्थापना की शुरुआत हुई और लोकतंत्र कैसे कैसे यात्रा करते करते आज सन 2020 तक लोकतंत्र पहुंचा हुआ है। इस पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में
करेंगे। और आपका होमवर्क अभी यही बता दूं मैं, आपका होमवर्क यही है कि आज जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो सारे के सारे आपको अपनी किताब से वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना है, उसको देन एंड देयर उसको याद कर लेना है, और हर लाइन से क्या क्या प्रश्न बनता है इस प्रश्न को भी नोट करना है, और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे, सटीक उत्तर क्या होंगे, वो उत्तर भी आपको लिखने हैं। थैंक यू।